एवरीवन, कैसे आप सभी। तो अपने जो पहला चैप्टर है मात्रक मापन द्रव्य में उसको कंप्लीट कर लिया है और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सदिश। ये कोई चैप्टर नहीं है बट चैप्टर नंबर जो सेकंड और थर्ड है हमारा, एक विमीय गति और दो विमीय गति, उन दोनों ही चैप्टर्स में ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बिना उस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सभी अधूरे हैं। इसलिए आज का अपना टॉपिक है वो है सदिश, मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वेक्टर की परिभाषा। वेक्टर जो है आपके सदिशों कितने प्रकार के होते हैं, इनका निरूपण कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। और फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारे से महत्वपूर्ण पद। सदिशों में कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जैसे इकाई सदिश हो गया, शून्य सदिश हो गया, समांतर सदिश हो गए, समान सदिश हो गए, विपरीत सदिश हो गए, ठीक है, संगामी सदिश हो गए। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे उन महत्वपूर्ण पदों के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सदिश की परिभाषा क्या होती है, सदिश कहते किसे हैं। नाम में ही आपको पता लग गया होगा कि सदिश किसे कहेंगे, सदिश, दिशा सहित। इसका मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए या उनको पूर्णतः निरूपित करने के लिए, उन्हें पूर्णतः व्याख्या करने के लिए हमें उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। परिमाण तो हर किसी चीज का होता है, लेकिन साथ में लगा है सदिश, दिशा सहित। इसका मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए या जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, आप चाहो तो जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, पूर्णतः कंप्लीटली आपको रिप्रेजेंट करना है। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ, है ना, दो बार आएगा, के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है राशियां, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट अपना हो गया कि सदिश किसे कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि सदिश जो है उसको अगर आपको निरूपित करना है तो परिमाण तो लेना ही लेना है। परिमाण में क्या आ गया, आंकिक मान प्लस मात्रक। परिमाण क्या होता है, उसका आंकिक मान क्या है प्लस आपका इकाई या जो आप मात्रक बोलते हो, मात्रक के साथ में रहता है। बिना मात्रक के हम किसी भौतिक राशि को पहचान भी नहीं सकते। खाली परिमाण से काम नहीं चलता। मैंने बोल दिया 2, 3, 4, 5, तो आपको क्या अंदाजा लग गया क्या मैंने किस भौतिक राशि की बात करी है। नहीं, अगर मैंने बोला है 2 किलोग्राम तो आप बोल सकते हो सर आप द्रव्यमान की बात कर रहे हो। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मैंने कोई दिशा यूज नहीं करी यहाँ पे, केवल परिमाण बोला है। परिमाण में आंकिक मान और मात्रक दोनों आते हैं। परिमाण के साथ में फिर क्या आएगी, दिशा। ठीक है, एग्जाम्पल हम उदाहरण की बात कर लेते हैं कि सदिश जो राशियां वो कौन कौन सी होती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं विस्थापन। बच्चों ध्यान रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन को रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। दूसरा हो गया हमारे पास में क्या, वेग। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं क्या, त्वरण। चौथे नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, बल। उसके बाद में क्या आ गया, संवेग। संवेग के बाद में आपका आ गया आवेग। ठीक है बच्चों, संवेग हो गया, आवेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। तीसरा हो गया आपका, नेक्स्ट क्या हो गया, अल्प कोणीय विस्थापन। अल्प कोणीय विस्थापन, मैंने यहाँ पे अल्प क्यों लगाया है, अगर कोणीय विस्थापन का मान ज्यादा हो जाता है तो वह एक अदिश राशि मानी जाती है।
कोई वस्तु अगर वर्ताकार पथ पे घूमती है और वो बिल्कुल हल्का सा टर्न लेती है, हल्का सा थीटा कोण पे घूमती है, तो जो आपका कोणीय विस्थापन उसे हम सदिश राशि ले सकते हैं। कोणीय विस्थापन के बाद में क्या आ गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग हो गया आपका, ठीक है। कोणीय वेग के बाद में क्या आ गया आपका, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल का जो काम रेखीय गति में होता है, बल आघूर्ण का वो काम घूर्णन गति में होता है। फिर मैंने यहाँ पे बोला है त्वरण, तो यहाँ बोलेंगे हम कोणीय त्वरण। नेक्स्ट मैंने बोल दिया यहाँ पे कोणीय त्वरण। संवेग है तो हम क्या लिखेंगे, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। अभी आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे नाम है, इनको तो हम जानते ही नहीं। बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानना सीख जाओगे आप अगर हमारे चैनल के साथ बने रहते हो लास्ट तक, पूरे कोर्स तक, तो आपको इन सभी भौतिक राशियों के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी मिलेगी। इन सभी भौतिक राशियों का क्या महत्व है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। कोणीय संवेग हो गया, कोणीय आवेग हो गया आपका, कोणीय आवेग, ठीक है। और क्या आ गया आपके पास में राशियां, और भी जो भी भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वो सब आपकी भौतिक राशियां हैं। क्लियर यहाँ तक। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर अदिश राशियां क्या होती है, फिर हम सदिशों के प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अदिश राशि की बात करते हैं। अदिश राशियां क्या होती है, जब हम सदिश पढ़ रहे हैं तो साथ में अदिशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सर अदिश राशियां क्या होती है। तो मैं अदिश के बारे में बोल देता हूँ। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंपल सी चीज है जो आपको पता ही होगी, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने यहाँ लिखा है अदिश। अदिश का मतलब हो गया दिशा नहीं, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है बच्चों, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले, उदाहरण। अदिश राशियों में अगर उदाहरण की बात करें हम तो क्या आ जाएगा, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गया, दाब हो गया, प्रस्थनाव हो गया, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। ऐसी और भी भौतिक राशि जिनमें अपने को दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। और भी बहुत सारी अदिश राशियां हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे अदिश राशियां क्या होती है, इन सब में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक राशि के बाद हम और करने वाले जिसे हम कहते हैं प्रदिश राशियां किसे कहते हैं, जिनमें मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक तो भैया आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा यह एक प्रदिश राशि है। सबसे प्रदिश राशि क्या होती है, तो मैं अगर प्रदिश राशि की बात करूं तो यहाँ पे 30 राशि में लिख रहा हूं, यहाँ पे प्रदिश राशियां क्या होती है। प्रदिश राशि में क्या होगा बच्चों, परिमाण और दिशाएं दोनों ही बदलती है। अगर परिमाण नियत है तो दिशा बदलती है, अगर दिशा नियत है तो परिमाण बदलता है। अगर हम धारा की बात करें तो एक विद्युत परिपथ में जो धारा होती है वो एक पर्टिकुलर दिशा में बह रही है और पर्टिकुलर परिमाण है।
जैसे ये आगे बढ़ती है तो ये दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। मान लो मैंने कहा कि 4 एम्पियर धारा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 एम्पियर और इधर जाएगी 3 एम्पियर। तो सर ऐसा तो और जगह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। अगर सर इसका परिणामी निकाले तो इसका परिणाम इधर आना चाहिए। जब हम सदिशों का परिणाम निकालेंगे तो दो सदिशों का परिणामी उनके कटान बिंदु से निकलने वाले, इसको मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ ऐसे तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाले विकिरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब इधर 4 एम्पियर इधर भी 4 एम्पियर मिलनी चाहिए, कुछ और मान नहीं आना चाहिए। तो ये जो विद्युत धारा है इसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदल रहे हैं, इसलिए हम विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, प्रदिश राशि बोलेंगे। अगर हम प्रदिश राशि नहीं लिखते हैं तो फिर इसको हम अदिश राशि बोल सकते हैं। मान लो हमारे पास में कहीं पे ऑप्शन में सदिश भी आ गया, अदिश भी आ गया और प्रदिश भी आ गया, तो आप ऐसी भौतिक राशियां छांटनी है जिनकी अलग अलग जगह पे दिशाएं अलग अलग होती हैं और परिमाण में, चलो परिमाण नियत हो गया लेकिन दिशाएं अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि वो एक प्रदिश राशि है। या आपकी दिशा परिमाण नियत है, दिशाएं अलग अलग है, या फिर दिशा नियत है और परिमाण अलग अलग है। तो सर दिशा नियत तो परिमाण अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ही दिशा में तो एक ही परिमाण होना चाहिए, नहीं, कभी कभार दिशा सेम होती है, वो घटता जाता है या बढ़ता चला जाता है, तो उसके हिसाब से हम नॉर्मल सा बोल सकते हैं। बाकी तो हमें ध्यान रखना है कि दिशाएं अलग अलग हो, दिशाएं बदल जाए। अगर कोई भौतिक राशि है उसका परिमाण है और दिशा अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग दिशाएं होती है, तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि बोलते हैं, जिसका उदाहरण मैंने क्या दिया, विद्युत धारा। क्लियर है यहाँ तक? अब वापिस हम सदिशों पे करते हैं। सदिश राशियाँ क्या है हमने पता कर लिया, उदाहरण भी हमने याद कर लिया। अदिश राशियाँ क्या है हमने उदाहरण भी पता कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये सदिश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश सामान्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं। तो सदिश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैं उनसे संबंधित परिभाषाओं की बात नहीं कर रहा जो आपके बुक में लिखे हुए हैं कि इकाई सदिश से, समांतर सदिश से, वो सदिशों के प्रकार नहीं है जनरली। वो क्या है, सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सदिशों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो सदिशों को हम केवल 2 ही भागों में बांटते हैं। इसके जो प्रकार है वो 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा प्रकार है वो है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, और दूसरा भी मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, इंग्लिश में इनको बोलते हैं अक्षीय वेक्टर, और इनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स, ठीक है। पोलर का मतलब ध्रुवीय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ध्रुव पोलरिटी बनेगी, यहाँ पे ध्रुवता बनेगी। अब ये ध्रुवता क्या होती है आपकी, सर जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। हम ऐसा क्यों बोलते हैं सर, इसका मतलब यहाँ पे पोलरिटी बन रही है। जो भी आपके सदिश होंगे एक बिंदु से स्टार्ट होंगे और आगे की ओर एक सररेखा के रूप में गति करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया, वे सदिश जिनका खुद का एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से वो स्टार्ट होते हैं, तो इनका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है तथा एक सररेखा के रूप में, तथा एक सरल रेखा के रूप में निरूपित होते हैं। इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित होते हैं। इसका मतलब में एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों बताओ, देखिए सरल रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में हम किनको लेते हैं, हमारा हो गया विस्थापन। विस्थापन का मतलब हो गया कोई वस्तु एक बिंदु से स्टार्ट हुई और जिस बिंदु से स्टार्ट हुई उसका वो तो क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और सीधे वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो सर हम विस्थापन में क्या देखते हैं, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की सीधी रेखा देखते हैं, सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन बोलेंगे। तो बताओ एक सीधी लाइन हुई नहीं हुई, एक पोलरिटी बनी नहीं बनी, सर एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु हो रहा। इसी तरह से हमारे पास में हो गया वेग, बल, संवेग, ठीक है। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ध्रुवीय सदिश है, जिनमें एक सीधी लाइन में गति होती है, तो एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ऐसे सदिशों को हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं।
दूसरे सदिश आते हैं हमारे पास में अक्षीय सदिश किन्हें कहते हैं। अक्षीय सदिश वे सदिश होते हैं जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अक्षीय सदिश हम किनको बोलेंगे? वे सदिश जो एक घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा इनकी जो दिशा होती है, भाई दिशा तो सबकी होनी चाहिए, तो सदिश राशि पढ़ रहे हैं तो दिशा तो होनी चाहिए, तथा इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अब ये घूर्णन अक्ष क्या होती है? जैसे कि मान लो मैंने कह दिया पंखा घूम रहा है, तो पंखे की अक्ष कौन सी है जिसके ऊपर आपने पंखे को लगा रखा है? तो पंखा ऐसे घूम रहा है, तो पंखे की अक्ष बीच वाली अक्ष हो गई, तो उस एक्सिस के अनुदिश या तो ऊपर या नीचे की तरफ इनकी दिशा होती है। घूर्णन अक्ष जिसपे वो घूम रहा है, जिसपे कोई चीज घूमती है, उस एक्स के अनुदिश या तो ऊपर या नीचे। अगर ऐसे घूम रहा है तो दाएं या बाएं, एक्स के अनुदिश ऐसे अंदर बाहर, ऊपर या नीचे की तरफ। तो इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? उदाहरण की हम बात करें तो इसमें उदाहरण सारे वो आ जाएंगे जो घूर्णन गति से संबंधित है। अब घूर्णन गति में क्या आ गया? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। दूसरा क्या हो गया बच्चों? कोणीय वेग, जहां कोणीय लग गया सब आ गए, ठीक है। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर इन सब की जो दिशा है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। जिस अक्ष के अनुदिश वो घूर्णन कर रहे हैं उनके अनुदिश या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। वो हम सदिशों की दिशा में पढ़ेंगे ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिशा हम कैसे पता लगाएंगे कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? मान लो आपका पंखा घूम रहा है तो उसकी एक्सिस वो है जिसपे पंखा लटका हुआ है। तो सर आप कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग इनकी दिशाएं बताओगे तो हम उस एक्सिस के अनुसार ऊपर की तरफ दिशा लेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दिशा लेंगे? तो उसके लिए नियम है, वो नियम हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब हम इनकी दिशा भी पता कर लेंगे कि इनकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रकार हम डिस्कस कर लिए अच्छी तरह से। सदिशों को दो भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय सदिश और आपका अक्षीय सदिश। अक्षीय का नाम से पता लगा, अक्ष के अनुदिश इनकी गति होनी चाहिए, किसी अक्ष के अनुदिश को घूर्णन करने चाहिए, मतलब घूर्णन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और इनकी दिशा घूर्णन के अनुदिश होती है। और ध्रुवीय सदिश में नाम से बन गया पोलर वेक्टर, पोलरिटी आनी चाहिए, एक बिंदु से स्टार्ट होंगे और दूसरे बिंदु पे जाके रुकेंगे, नहीं रुके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और एक सीधी रेखा के रूप में इनको प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं निरूपण कैसे किया जाता है। इनको निरूपण करने के लिए हम एक रेखाखंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से निरूपित करेंगे हम। एक तो नॉर्मल ग्राफ के फॉर्म में, या आप बोल दो कि सर डायग्राम बनाने को कैसे पता करेंगे, किसी चित्र से कैसे इनको पता करें, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं रेखाखंड। और अगर अपने न्यूमेरिकल्स के लिए काम में लेते हैं सदिशों को कैसे निरूपित करेंगे, तो यहाँ पे निरूपण का दो तरीका है। पहला तरीका तो है इनको एक रेखाखंड के रूप में, रेखाखंड के रूप में इनका प्रदर्शन किया जाता है या निरूपण किया जाता है। इनको प्रदर्शित करेंगे हम रेखाखंड के रूप में। कैसे? एक रेखाखंड बनाएंगे, इस रेखाखंड में जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है बच्चों ध्यान रखना, ये तो बताता है उस सदिश की दिशा को। रेखाखंड में जो तीर का निशान है वो बताता है सदिश की दिशा को। और रेखाखंड की जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक, मान लो मैंने कहते सदिश ए है, तो इस सदिश को मैंने ए लगाया, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, दूसरा निरूपण भी हम देखेंगे। तो अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सदिश है, उसको अगर आपको ग्राफ के रूप में दर्शाना है, ऐसे अगर लाइन के रूप में, रेखा के रूप में दर्शाना, तो हम क्या दर्शाएंगे, जितनी उसकी लंबाई उसके साथ छोटा या बड़ा दो वेक्टर ले लेंगे, दो सदिश ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ, मान लो एक बिंदु है, इस बिंदु पे दो सदिश काम कर रहे हैं,
एक ये काम कर रहा है और एक ये काम कर रहा है। ये खाली दर्शाने का तरीका है। इसका मतलब सर ये वाला सदिश इस दिशा में काम कर रहा है और ये वाला सदिश इस दिशा में काम कर रहा है। एक सदिश के रेखाखंड की लंबाई ज्यादा है, एक सदिश के रेखाखंड की लंबाई कम है। इसका मतलब ये वाला सदिश इस सदिश का परिमाण इस सदिश के परिमाण से कम है। ठीक है, तो परिमाण के लिए हम दिशा के जरिए दर्शाते हैं। बाकी तो आपको पता है 1 किलोमीटर में क्या दर्शाऊंगा यहाँ पे। ये खाली कंपैरिजन के लिए हम करते हैं कि दो सदिशों को अगर हम ले रहे हैं तो एक को लंबाई में ज्यादा लेंगे, एक को लंबाई में छोटा लेंगे। जिसको छोटा लेंगे उसकी लंबाई कम होगी, जिसको लंबाई में बड़ा लेंगे वो लंबाई में बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो रेखाखंड की लंबाई है, रेखाखंड की लंबाई वो किसको बताएगी? परिमाण को। जो सदिश है उसका परिमाण कितना है, 10 से 5 4 जो भी हम लेते हैं वो परिमाण को बताती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें निरूपण क्या रहेगा? सबसे पहले हम भौतिक राशि का संकेत लेंगे। भौतिक राशि के संकेत के ऊपर तीर का निशान लगाकर, तीर का निशान लगाकर इससे निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसे निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास में कोई सदिश ए है, अब मुझे नहीं पता ए क्या है। ए मेरे पास में वेग भी हो सकता है, बल भी हो सकता है। वैसे तो हमें सबकी सिंबल याद रखने होंगे। जिसमें वेग की बात करूं कि माना भौतिक राशि हमारे पास में क्या है, मैंने कहा एक सदिश है, भौतिक राशि है, वो मैंने ले लिया वेग। मैंने एक भौतिक राशि ली है यहाँ पे वेग। तो वेग एक सदिश राशि है, तो इसको हम सिंबल में कैसे लेंगे? सबसे पहले उस भौतिक राशि का सिंबल लेंगे। मैंने सिंबल संकेत दे दिया वी, और इसके ऊपर लगाएंगे तीर का निशान। हमेशा ही तीर का निशान दाएं से बाएं तरफ लगाना है, बाएं से दाएं कभी नहीं करना, उल्टा कभी नहीं करना, हमेशा ही ऐसे दिशाना है बस। काफी बच्चे ऐसे, जब मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि विपरीत सदिश है, तो बच्चे इसकी दिशाएं ऐसे कर देते हैं। क्यों करते हैं बेटा? ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें केवल उस संकेत के ऊपर क्या लगाना है? तीर का निशान लगाना है बाएं से दाएं। तो इसको हम बोलेंगे वेग सदिश। क्या हो गया? ये हमारे पास में वेग सदिश हो गया। इस तरह से हम निरूपित करते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में एक सदिश ए है, तो उसको मैं कैसे निरूपित करूंगा? ए वेक्टर। क्लियर है? तो निरूपित करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरी बात, हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में पूरी बुक के अंदर कहीं पर भी ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ। तो बच्चों दूसरा तरीका है वो क्या है? गहरे संकेत में या गहरे अक्षर में लिखेंगे इसको। गहरे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। गहरे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। कोई भी सदिश होगा तो उसको अगर आप गहरे अक्षर के रूप में लिखते हो, बिल्कुल डार्क करके, जैसे मैंने कहा कि ये वेग सदिश है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बिल्कुल डार्क बना दूंगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, जितने भी सदिश हैं उन सब के ऊपर कहीं पर वेक्टर नहीं लगा हुआ, मतलब तीर का निशान नहीं लगा हुआ, उन सबको डार्क करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसके ऊपर ऑटोमेटिक ही वेक्टर का निशान आ चुका है। तो अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक में सभी सदिशों के ऊपर क्या लगा रखा है? सभी सदिशों कैसे निरूपित कर रखा है? उन्हें डार्क किया हुआ है, उन्हें गहरा किया हुआ है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो वेक्टर कहीं नहीं लगा हुआ, उन सबको डार्क किया हुआ है। जैसे मैंने कह दिया कि दो सदिशों को गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे ए इस तरह से डार्क कर दूंगा और इन दोनों को क्या करूंगा? बी के साथ इसको क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो बी भी मेरी सदिश राशि है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? डार्क कर दूंगा। ठीक है, हम सदिशों का गुणनफल वगैरह, योगफल वगैरह सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सहपाठियों और घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हैं या जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम जल्द ही जेईई मेंस और नीट के लिए भी एक अच्छा कोर्स लेके आने वाले हैं। बस आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना वो रहेगा सदिश संबंधी महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।